वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान की कुछ सियासी सूरत हाल और कुछ आइनी मामलात। सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान आमने सामने। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं और राना मोहम्मद अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हमारे साथ हैं। अजहर सिद्दीक साहब, ये मामला तो अब लगता ही है कि जब तक ये डिटेल जजमेंट नहीं आती, इस किस्म की बहस व तकरार और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। वो डिटेल जजमेंट आएगी तो फिर उससे मज़ीद कुछ क्लैरिटीज़ आएंगी सामने। ये बताएं कि अगर इस फैसले के अंदर अभी तक तो मनवन अमल नहीं हुआ, आधा हुआ आधा नहीं हुआ, तो ये कुछ तहरीक चल सकती है आगे, कुछ सियासी तहरीक चल सकती है। आपका एक इत्तेहाद अचकज़ई साहब की सरबराही में बना हुआ है। JUI के साथ मुज़ाकरात जो है कि वो अभी शुरू होंगे, हो चुके थे, फिर दरमियान में तात्तुल हुआ, फिर अब शुरू होगा। तो कोई आपको अवामी सतह के ऊपर भी कुछ हलचल नज़र आ रही है कि या बस ऐसे ही ठंडे मीठे बयान शान चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया। एक बात मैं आपके सामने रख दूं, जरा आम जो कि बात हुई है, मैं हमारे भाई अरशद ने बात की है। महमूद अचकज़ई साहब, असद कैसर साहब पिछले 2 दिन से लाहौर में ही हैं। मुलाकातों का सिलसिला उनके साथ चल रहा है और चीज़ें कई लाइन पे आ जाएगी। और अगस्त और सितंबर बहुत अहम है, जिसमें सड़कों पे भी आप लोग देखेंगे और आप भरपूर एहतजाज भी देखेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, तफसीली फैसले में तो एक्सप्लेनेशन आनी है, दैट्स ऑल। फैसला वही है जो सुप्रीम कोर्ट का, और वो वायलेट हो चुका हुआ है। 6 अगस्त आ गई की डेडलाइन इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन एक फरीक के तौर पर ये 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। 430 सफ़ों का अपना शिकायत कम रेफरल जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम काउंसिल में मैंने दायर किया। मुझे तो पूरी एक फिगर के ऊपर, फिंगर टिप पे चीजें सारी मौजूद हैं। इनको अभी कल ही मैंने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के वाले से नोटिस मैंने जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन को फैसले पे फौरन अमल दरामद करें। और साथ साथ जो नई ये तरमीम पास की है, इसके भी प्रखचे मैं आपके सामने आती तो मैंने उड़ा दी आपके प्रोसीजर। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको। अच्छा अजहर साहब, एक मिनट, इसमें एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो मेरे ख्याल इस फैसले में थी कि अगर कहीं किसी को वजाहत चाहिए तो वो रजू कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो एक रजू किया हुआ है कि हमें ये बताएं कि हम किसके दस्तखतों को तस्लीम करके ये जो आज़ाद हैं उसको एक्सेप्ट कर लें। पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, ढांचा नहीं है, इलेक्शन नहीं है। इसका बड़ा सीधा सा जवाब है। मैंने अभी कहा ना कि माजी से इतलाक होना है। तो माजी में उस वक्त बैरिस्टर गौर साहब थे। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन हो गए, उसमें कोई फैसला नहीं आया। यानी ये जो बैठ के ना, ये इलेक्शन कमीशन एक फरीक के तौर पर बदनीति है, मेलाफीडी है, मालिस है। यानी 2000 अपना जनवरी के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब के दस्तखतों के सारे गए हुए हैं। तो इसमें दस्तखतों वाला, और वैसे भी याद रखिएगा उसके बाद कोई कंफर्मेशन ही एक देनी है, लेटर रोजाना खतो किताबत इलेक्शन कमीशन करता रहा, बैरिस्टर गौर के नाम पर करता रहा। तो ये इलेक्शन कमीशन का ज़हन बताता है। लेकिन एक चीज बड़ी जरूरी है, जो भी हमारे भाई अरशद ने कहा, मैं सादा साहब में मिसाल समझाने लगा हूं कि पार्टी है, पार्टी नहीं है भाई। फंडामेंटल राइट्स है ना, आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है। 23 और 24 बड़ी प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट है। मेरा घर है डिफेंस में, और मैं यही मिसाल देता हूँ। अब आप जनाब जमील साहब ने मेरे से घर किराए पे ले लिया और अब रहना शुरू कर दिया। प्रोड्यूसर आपका आया, उसने भी रहना शुरू कर दिया। मैं मुल्क से बाहर चला गया या मैं बीमार हो गया, कोई भी मिसाल ले लें आप। आपने एक जाली सा कागज बनाया, सिविल कोर्ट चले गए, आप केस जीत गए कि आप मालिक हैं। तो प्रोड्यूसर था, उसने भी बनाया हुआ था, वो सेशन चला गया, वो जीत गया। आप दोनों की लड़ाई हाई कोर्ट तक पहुंची, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, उन्होंने कहा मलकियत बताएं भी आप अपनी। उन्होंने कहा जी कागज देखे, उन्होंने कहा ये तो मलकियत कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट सारे का जीते पड़े। उन्होंने कहा पहले जरा DHA अपना सारी को मेंटेन करता है। वहां से रिकॉर्ड मंगाया तो अजहर सिद्दीक मालिक था। अब आपका क्या ख्याल है कि अजहर सिद्दीक को ये जायदाद नहीं मिलेगी? हालांकि असी तो घर बैठा हुआ है, सोया हुआ है, उसको क्या पता है? तो जनाबे आला फंडामेंटल राइट यही है। मैं चाहे गया या नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट का काम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है। और ये तो नहीं है कब्जा ले लें, डाका मारें। भाई आप कौन है? आपने अपने हिस्से के मुताबिक ले लिया जितना लेना था, उससे ज्यादा आपको मिल नहीं सकता। और मैंने पर्सनल स्पेसिफिक से भी कहा कि सियासी जमातें इसमें बैठकर तरमीम करें। तो एक बात का और जवाब देता चलूं, अकामा और पनामा के हवाले से बड़ा जिक्र होता है, क्योंकि मैंने ये प्रोसीडिंग भी देखी है। और मैंने जब ये फैसला आने वाला था तो मैंने 8-5 का कहा था। मैं जजेस को वहां बैठ के नोट करता रहा हूं कि कौन सा जज क्या, और मेरे हाथ का ट्वीट लिखा हुआ फैसला आने से पहले। और फैसला भी मैंने भी ये पॉसिबिलिटीज में यही लिखा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, देखिए बात समझनी ये है
कि जब आप माजी में चले गए तो माजी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं रह गया, खत्म हो गई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बातें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, और दूसरा ये है, जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आप पॉलिटिकल पार्टी मानते नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ इत्तेहाद कबूल क्यों किया? वो कहता कि नहीं भाई आप नहीं कर सकते थे, लेकिन हम उनमें नहीं जाना चाहते। अब आ जाए अगली बात की तरफ। अब और बड़ी सिंपल और सादा लफ्जों में कोशिश मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, राइट, फंडामेंटल राइट्स को कबूल करना चाहिए। डाकाजनी, चोरी, डकैती, इससे नहीं मामला चलते, आइन खराब होता है। और आपकी पार्लियामेंट को जितना प्रागंदा मौजूदा सियासी हुकूमतों ने कर दिया, और उसी की मैं एक चीज भूल ना जाऊं कि वो देखिए, अभी नॉमिनेशन पेपर की बात हो रही है, यही डेक्लेरेशन, यही तो बात कर रही है हमारे भाई अरशद भी। तो उसमें नवाज शरीफ ने दुबई की प्रॉपर्टी, सैलरी, तनख्वाह ली या नहीं, इशू ये नहीं होता। तनख्वाह जब आप दुबई में कामा लेते हैं तो तनख्वाह लेनी है, ना लेने का चक्कर कोई नहीं है। और आप नहीं रहेंगे तो एरियर होते रहेंगे, तो उस कानून के तहत वो तनख्वाह बनती थी, डिक्लेयर नहीं किया, छुपाया उन्होंने, तो मिस डिक्लेरेशन थी, उनमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। और जहां तक मामला था अपना एवन फील्ड की प्रॉपर्टीज का, वो नैब ने लिया, नैब ने जीआईटी बनी, और उसी नैब ने आकर सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि हमने जनाब इनको बरी कर दिया जाए। हमें समझ आना चाहिए ना कि जब ढीले होंगे तो यही होगा। आज भी एवनविल की प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं चैलेंज कर रहा हूं और बार बार चैलेंज करता हूं, सबूत दिखा दे नहीं है। अब आए हैं, अब वजह क्या है? अब बांग्लादेश का, अब आप देखिए इस खिते के आसपास आपने मालदीव से शुरू हो, श्रीलंका से शुरू हो, बांग्लादेश के बाद अगली बारी अब अगला बारी पाकिस्तान की है। ये सुधरना नहीं चाहते सब, वही कुछ हो रहा है ना यहाँ, इंटरनेट पे पाबंदी, अपना जाली झूठे मुकदमे, और क्या ये जरा बांग्लादेश पे जरा डिटेल में बात करते हैं अजहर साहब। जरा आखिरी हिस्से में जरा इसके ऊपर मैं अलग से करना चाह रहा हूँ। जरा राना साहब की तरफ आ जाते हैं ना, कि राना साहब ये आप अजहर साहब के कुछ कमेंट्स के ऊपर जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी बताएं साथ कि आपको कोई नज़र आता है कि ये जो पोलिटिकल तहरीक या तहरुक पैदा हो रहा है, नहीं हो रहा, PTI, आईन पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, इत्तेहाद बना हुआ है पिछले 2-3 महीनों से, कोई अभी तक उस तरह से जलसे जैसे हल्के फुल्के किए हैं उन्होंने, KP के अंदर भी, बलूचिस्तान में भी, तो ये कुछ ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं JUI शामिल होकर, कोई अगस्त सितंबर कह रहे हैं बड़ा अहम हो सकता है या ख़तरनाक हो सकता है हुकूमत के लिए, आपको ऐसा फील हो रहा है? एक तो मैं समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल नजूमी आजकल खामोश है, जो हर कुर्बानी का जिक्र किया करते थे रावलपिंडी से, वो चिल्ला काट के है ना जी, और राना साहब वो चिल्ला काट के जो आता है खामोश हो जाता है। इनकी बात पे मैंने रिमार्क्स नहीं देना, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा, मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर तो चाहते हैं कि रोड पे नजारे लगे और मैदान सजे, तो इसमें पर्दा किस चीज का है? पर्दा किस चीज का है भाई? 12 अक्टूबर 1999 को जो हुआ किसने नहीं देखा? उसके बाद 2017 में सबने देखा, फिर आज भी आजादी का महीना है, जश्न आजादी मना रहे हैं। तो 12 अगस्त 2014 को लाहौर से ही इमरान नियाजी निकला था और जाकर रेड जोन पर कब्जा करके 4 महीने बैठ गए और जाना रेफरी की उंगली का इशारा किया करते थे। मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्करों ने मारे खाई हुई, मुकदमा झीले। अब इस पिछले दौर में भी ये जो बुज़दार शरीफ का दौर था 4.25 साल का, इस पर भी मेरे ऊपर तो 12-13 मुकदमा दर्ज हैं। और इनकी 26 साल की कारकर्दगी ये थी कि कोई CM का कैंडिडेट नहीं था तो वो हमारा बुज़दार TG खान से ठाकर CM भर्ती कर लिया। फिर गवर्नर नहीं था तो चौधरी सरवर हमारा ठाकर लेके वो गवर्नर भर्ती कर लिया। आज वो किधर हैं? ये इनकी तरबियत और इनकी नशोनुमा इस तरह होती है कि ये 4 साल कौमी असम्बली का कोरम भी उन्हीं से पूरा करवाते थे और बजट इजलास में भी उनसे कहते थे कि हमारा बजट पास करवा दें। राना साहब मसला ये है, राना साहब मसला ये है कि सियासी जमातों ने महंगाई है, लेकिन आज पंजाब का कंपैरिजन आपने करना है खैबर पख्तूनख्वा में कि वहां क्या हो रहा है। आज अगर कौम का बेटा लेफ्टिनेंट जी मुझे 40 एमपीएन है जी मैं अर्ज करता हूं। आज मैंने यही अर्ज करना था कि अगर लेफ्टिनेंट मलक अजहर शहीद होता है तो वहां का चीफ मिनिस्टर, वहां की कैबिनेट का एक मिनिस्टर भी पेशावर में उनके नमाज़े जनाजे में नहीं था, क्योंकि कालदम तंजीमों के साथ जोड़ियां और मोहब्बतें बढ़ाते हैं। और बन्नू का
केस हो या पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उनको अभी इनको जवाब देना पड़ेगा। अब यही तो इनका एजेंडा है कि न्याजी साहब को छोड़ दें और मोहतरमा उनकी जौजा को छोड़ दें। यार छुड़वा लें। कभी इश्यूज पर बात की, कौमी इश्यूज पर बात करने का इनके पास वक्त नहीं है। फिर मैं अर्ज करूंगा, ऑनरेबल जजेस ने जो फैसला किया, मैंने तो कहा कि हमारे माथे का झूमर है, ईसीपी अमल दरामद कर रही है, लेकिन जहां उनकी बात समझ में नहीं आती तो फिर उन्होंने वो वजाहत कर लें जरा। ये हमें राना साहब, हमें नवीद साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो अफगान नवीद आमिर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। ज़रा इनको भी हम शिविन करते हैं, ज़रा इनसे भी कुछ इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर ज़रा ओपिनियन लेते हैं, फिर आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। बहुत शुक्रिया। ज़रा नवीद साहब हमारे साथ अज़हर सदीक साहब हैं और राना अरशद साहब भी हैं नून लीग के। बुनियादी तौर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों का मामला जो है कि इतना हसास क्यों बन गया कि तमाम जमातों को अपने अपने हिस्से की नशिस्तें मिल चुकी थी। अब मसला ये था कि अच्छा ये PTI को जानी है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जानी है, सबको पता है कि वोट किसको दिया गया, किसके नाम पर दिया गया, निशान छीना नहीं छीना। अब अज़हर सदीक साहब का नुक्ता नज़र ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी साहब की रूलिंग के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसको गैर कानूनी करार दिया, तो फिर वापस 3 अप्रैल पे ले गए प्रोसीडिंग को कि जी आप दोबारा उस दिन चले जाएं, घड़ी की सुई को वापस ले जाएं और वहाँ पे आप वोटिंग करवा लें। तो अभी भी जो गलती इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह में हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस उस स्टेज पर चले जाएँ और जिन्होंने पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट दिया था उनको वो दे दें, जो आज़ाद उस वक्त डिक्लेयर हुए उनको आप 3 दिन दे दें। तो इसमें अब क्या मसला, क्या क्यों इतना हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, हुकूमत ने ख़त्म भी नहीं होना, हुकूमत ने जाना भी नहीं है नशिस्तों से, तो फिर इतना क्यों शोर शराबा हो रहा है? जी नबी साहब। जी मैं ये समझता हूँ कि मामला हुकूमत ख़त्म होने का या हुकूमत जाने का आने का नहीं है। मामला मैं समझता हूँ कि कानून की हुक्मरानी का है। एक कानूनी और आइनी मामलात हैं और इस पे तमाम जो मामलात हैं वो कौमी फ़हम व तफ़हीम से होनी चाहिए। और इस मुल्क में एक बड़ा गलत ट्रेंड है कि जो इस मुल्क की इस नहज पे ले आया है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो ये समझती है कि जो बिजली के बिल हैं उनमें भी कमी हमने लेकर आनी है, जो शुगर और जो दूसरे जो प्राइसेस हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी की उनको भी कंट्रोल हमने करना है, पाकिस्तान में डैम भी हमने बनाने हैं और हमने कानून की तशरीह नहीं करनी बल्कि कानून बनाने वाले जो अदारा पार्लियामेंट है उसको भी डिक्टेट हमने करना है। ये बड़ा गलत ट्रेंड है। दूसरा जो नज़रिया ज़रूरत ने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया है, इस मुल्क की सालमियत को, इंटेग्रिटी को किसी और नज़रिए ने नहीं पहुंचाया। तो मैं ये समझता हूँ कि यही वो जुडिशरी थी जिन्होंने कहा कि जी PTI जमात नहीं है, PTI जो है वो इनका इलेक्शन गलत है और इलेक्शन कमीशन में भी ऐसे ही हुआ। तो अब उन्हीं के अगेंस्ट उन्होंने वो डिसीजन दे दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी चीज़ों में बहाम बाकी है, तो इसको एड्रेस होना चाहिए और मखसूस नशिस्तें जिसका जो मैंडेट है उसको मिलनी चाहिए। और जब एक फ़ैसला हो जाता है कि एक वो जमात जो कि इलेक्शन वाले दिन थी नहीं और किसी भी के कानूनी इबहम की वजह से तो या कानूनी पेचीदगियों की वजह से वो नहीं थी, उनका इलेक्शन प्रोसेस गलत था, तो फिर और दूसरी नंबर 2 पे जब उन्होंने प्रायोरिटी लिस्टें ही जमा नहीं करवाई थी तो फिर वो तो उस वक्त तो जब इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था उस वक्त तो कराई थी। लेट मी कंप्लीट प्लीज़। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है जब उनका वो नहीं था तो फिर अब जब दे दी गई हैं नए मेंबर्स को अपने पार्लियामेंट जो वो चल रही है, तो ये खामखा एक कानूनी और जो आइनी जो है वो लड़ाई शुरू करवाई दी है। और वो भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इसका जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को जाती है। अच्छा चलो एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। और जो ये बात की जा रही है कि बांग्लादेश के हालात का असर पाकिस्तान में पड़ सकता है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात के अंदर क्या कोई मुवाजना बनता है, नहीं बनता,
और क्या उसके असरात यहाँ पर हमारे नौजवानों में या सियासी माहौल के अंदर पैदा हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।